नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। अगले 5 साल में चीन बढ़ाएगा घरेलू खपत, फिल्म इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का नया दौर, खाद की बढ़ती कीमतों से अफ्रीका में खतरा। अब समाचार विस्तार से। चीन आने वाले 5 साल में अपनी घरेलू खपत को और तेज करने की तैयारी में है। मकसद साफ है, अपनी बड़ी आबादी और विशाल बाजार की ताकत का पूरा इस्तेमाल करके अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। हाल ही में स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान रिकॉर्ड तोड़ ट्रैवल और खर्च देखने को मिला, जिससे साफ संकेत मिलता है कि लोगों की खर्च करने की इच्छा बढ़ रही है। खास बात यह रही कि ऑफलाइन शॉपिंग ने ऑनलाइन को पीछे छोड़ दिया। सरकार अब लोगों की आय बढ़ाने, बेहतर प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने और सर्विस सेक्टर को मजबूत करने पर जोर दे रही है। साथ ही ट्रेड इन स्कीम और स्मार्ट ग्रीन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। चीन ने पानी के बुनियादी ढांचे में जबरदस्त प्रगति की है और अब उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा वाटर नेटवर्क है, जिसके 80% से ज्यादा एरिया तक यह नेटवर्क पहुंच चुका है। गांवों में भी 96% लोगों को नल का पानी मिल रहा है, जो बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। चीन के पास करीब 95,000 जलाशय हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। खास बात यह है कि आर्थिक विकास के बावजूद पानी की खपत कंट्रोल रखी गई है। पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाएं शुरू हुई, जिससे खेती को मजबूती मिली और खाद्य सुरक्षा भी बेहतर हुई। मिट्टी संरक्षण और जल प्रबंधन में भी सुधार हुआ है। चीन की फिल्म इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर बनकर उभर रही है। अब फिल्मों की शूटिंग सिर्फ लोकेशन पर निर्भर नहीं रही, बल्कि वर्चुअल प्रोडक्शन और एआई के जरिए पूरे सीन स्टूडियो में ही तैयार किए जा रहे हैं। बड़े एलईडी स्क्रीन के जरिए गांवों से लेकर आर्कटिक तक का माहौल बनाया जा सकता है। इससे लागत कम हो रही है और डायरेक्टर को ज्यादा कंट्रोल मिल रहा है। 2023 से 2025 के बीच वर्चुअल प्रोडक्शन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। अब डायरेक्टर शूटिंग से पहले ही सीन को देख और बदल सकते हैं। इससे समय भी बच रहा है और क्रिएटिविटी भी बढ़ रही है। दुनिया भर की कंपनियां भी इस सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रही हैं। क्यूबा में ऊर्जा संकट ने शिक्षा व्यवस्था को मुश्किल हालात में डाल दिया है। बिजली कटौती और ईंधन की कमी के कारण स्कूलों में क्लासेस प्रभावित हो रही हैं। कई स्कूलों में दोपहर की पढ़ाई बंद करनी पड़ी है, जबकि लैब और कंप्यूटर क्लास भी ठप हो गई हैं। छात्रों को अब सिर्फ थ्योरी तक सीमित रहना पड़ रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कई छात्र समय पर स्कूल भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है। बावजूद इसके शिक्षक नए तरीके अपनाकर पढ़ाई जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। यूनेस्को के अनुसार इस संकट से 10 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। अफ्रीका का मशहूर माउंट केनिया अब एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है। यहाँ के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि 2030 तक ये पूरी तरह खत्म हो सकते हैं। पिछले 100 वर्षों में पूर्वी अफ्रीका अपने 90% ग्लेशियर खो चुका है। इससे न सिर्फ पर्यटन प्रभावित हो रहा है, बल्कि पानी की किल्लत भी हो रही है। नदियों का वाटर लेवल गिर रहा है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। स्थानीय लोग और वन्यजीव दोनों इस बदलाव से जूझ रहे हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में हालात और गंभीर हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के कारण खाद्य की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे अफ्रीका की खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। खासतौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी बाधा का सीधा असर सप्लाई चेन पर पड़ता है। नेचुरल गैस महंगी होने से खाद्य उत्पादन भी महंगा हो गया है। सूडान, सोमालिया और तंजानिया जैसे देश पहले ही आयात पर निर्भर हैं। अब किसानों के लिए हालात और मुश्किल हो रहे हैं। कई किसान कम खेती करने को मजबूर हो सकते हैं, जिससे आने वाले समय में फसल उत्पादन घट सकता है। विशेषज्ञ इसे कास्केडिंग क्राइसिस बता रहे हैं, यानी एक समस्या कई बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकती है। इसका असर सिर्फ खेती ही नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। आज का अंतरिक्ष अब किसी एक देश या सरकार की सीमा में बंद नहीं रहा। पहले जब हम स्पेस की बात करते थे तो दिमाग में सिर्फ सरकारी एजेंसियों की तस्वीर आती थी, बड़े बड़े रॉकेट, भारी भरकम बजट और लंबी तैयारी।
लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अब प्राइवेट कंपनियां भी इस मैदान में उतर आई हैं और तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सच कहें तो अंतरिक्ष अब एक नया ग्लोबल मार्केट बन चुका है। इसी बदलती तस्वीर में एक नाम तेजी से उभरा है, छांगक्वांग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। ये चाइनीज कंपनी पहले एक रिसर्च संस्थान का हिस्सा थी, लेकिन समय के साथ इसने खुद को एक बड़ी कमर्शियल स्पेस कंपनी में बदल लिया। साल 2015 में इसने अपनी चिलिन-1 सैटेलाइट सिस्टम की शुरुआत की। उस समय ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट जैसा था, लेकिन आज यही सिस्टम दुनिया के स्पेस बिजनेस में एक मजबूत और भरोसेमंद खिलाड़ी बन चुका है। आज की स्पेस रेस पहले जैसी नहीं है। पहले देश ये दिखाने की कोशिश करते थे कि कौन ज्यादा दूर या ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकता है, लेकिन अब असली दौड़ बदल गई है। अब सवाल ये है कि कौन कहां सैटेलाइट लगाएगा और कितनी जल्दी लगाएगा। दरअसल अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स दो मुख्य कक्षाओं में रखे जाते हैं, हाई ऑर्बिट और लो ऑर्बिट। हाई ऑर्बिट में सैटेलाइट्स बहुत दूर होते हैं और एक ही जगह को लगातार देखते रहते हैं। वहीं लो ऑर्बिट में सैटेलाइट्स पृथ्वी के काफी पास होते हैं, जिससे वे ज्यादा साफ और बारीक तस्वीरें ले पाते हैं। सीधी भाषा में समझे तो ये खेल जगह पाने का है। अंतरिक्ष में जगह भी सीमित है। जो पहले सैटेलाइट भेज देगा वही सबसे अच्छी जगह यानी ऑर्बिटल स्लॉट पर कब्जा कर लेगा। इसी पहले आओ पहले पाओ की दौड़ में चिलिन-1 सिस्टम चीन की पकड़ को लगातार मजबूत कर रहा है। पहले सैटेलाइट्स बनाना एक धीमा और महंगा काम था। हर सैटेलाइट को लगभग हाथ से तैयार किया जाता था। इसमें समय भी ज़्यादा लगता था और खर्च भी बहुत होता था। लेकिन छांगक्वांग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने इस सोच को बदल दिया। अब सैटेलाइट्स को फैक्ट्री में असेंबली लाइन पर बनाया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कारें बनती है। इससे काम तेज हुआ और लागत भी कम हुई। पहले एक सैटेलाइट का वजन 400 किलो से ज़्यादा होता था, लेकिन अब मैजिक क्यूब टेक्नोलॉजी की मदद से इसे घटाकर करीब 20 किलो कर दिया गया है। सोचिए इतना बड़ा बदलाव, लेकिन खास बात यह है कि वजन कम होने के बावजूद इसकी क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ा। इसका फायदा साफ है, रॉकेट लॉन्च सस्ता हो गया और एक बार में ज़्यादा सैटेलाइट्स भेजना आसान हो गया। साल 2023 में एक ही मिशन में 41 सैटेलाइट्स भेजे गए। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आज चिलिन-1 दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम बन चुका है। इसमें करीब 144 सैटेलाइट्स शामिल हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी रिविजिट रेट। रिविजिट रेट का मतलब है एक सैटेलाइट किसी जगह को कितनी बार देख सकता है। चिलिन-1 की खासियत यह है कि यह दुनिया के किसी भी हिस्से को दिन में 20 से 40 बार देख सकता है। पहले जहां एक तस्वीर लेने में कई घंटे या दिन लग जाते थे, अब वही काम बार बार और लगातार किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप किसी भी जगह की लगभग रियल टाइम निगरानी कर सकते हैं। ये सुविधा पहले सिर्फ बड़े देशों या एजेंसियों तक सीमित थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे आम उपयोग में आ रही है। ये तकनीक सिर्फ साइंस की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में काम आ रही है। सबसे पहले बात करें एनर्जी प्रोजेक्ट्स की, जैसे पहाड़ों में लगे विंड टरबाइन्स या बड़े बड़े सोलर फार्म। पहले इन्हें देखने और संभालने के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था। अब सैटेलाइट्स के जरिए इन्हें आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। दूसरा बड़ा इस्तेमाल है डिजास्टर मैनेजमेंट में। भूकंप, बाढ़, तूफान जैसी आपदाओं के समय जल्दी और सही जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे समय में सैटेलाइट्स तुरंत हाई क्वालिटी तस्वीरें भेजते हैं। इससे रेस्क्यू टीम्स को सही जगह और सही समय पर मदद पहुंचाने में आसानी होती है। म्यांमार के भूकंप और ब्राजील के बाढ़ जैसे मामलों में इस तकनीक ने अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा खेती, शहरों की प्लानिंग, जंगलों की निगरानी में भी इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। अब छांगक्वांग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। कंपनी रिमोट सेंसिंग को कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के साथ जोड़ना चाहती है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में सैटेलाइट से मिलने वाला डेटा सीधे आपके स्मार्टफोन तक पहुंच सकता है। सोचिए अगर किसान अपने मोबाइल पर ही खेत की पूरी जानकारी देख सके या किसी आपदा के समय आम लोगों को तुरंत सही जानकारी मिल जाए तो कितना बड़ा बदलाव होगा। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है।
मोबाइल फ़ोन की अपनी सीमाएं होती है, जैसे सिग्नल और फ्रीक्वेंसी की, लेकिन मैजिक क्यूब जैसी तकनीक इस दिशा में रास्ता बना रही है। चीन अपनी आने वाली योजनाओं में स्पेस इकोनॉमी को बहुत महत्व दे रहा है और ये साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। हमें समझना होगा कि अंतरिक्ष अब सिर्फ वैज्ञानिकों का खेल नहीं रहा, ये अब बिजनेस है, टेक्नोलॉजी है और आने वाले कल की ज़रूरत है। और जो देश या कंपनी इस दौड़ में आगे है वही भविष्य लिखेगा। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।